नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल हेल्प डेस्क छत्तीसगढ़ में एक बार पुनः स्वागत है। आज मैं आपके सामने कक्षा 11वीं के विषय भूगोल के अध्याय 8 सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन तथा तापमान के जानने योग्य बातें और महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर उपस्थित हुआ हूँ। जानने योग्य बातें। वायुमंडल के ताप का प्रमुख स्रोत सूर्य से प्राप्त ऊष्मा और प्रकाश होती है। सौर ऊर्जा का केवल 47% भाग ही पृथ्वी की सतह तक पहुंच पाता है, बाकी 53% भाग परावर्तित हो जाता है। जल वाष्प के संघनन के कारण लगभग 6 अंश सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर ताप कम होता जाता है। तीसरा, तापमान को मापने के लिए थर्मामीटर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। चौथा, पृथ्वी का भूमध्य रेखीय भाग सबसे पहले सूर्य की किरणों को प्राप्त करता है। पांचवा, पृथ्वी को 3 ताप कटिबंध में बांटा गया है। पहला उष्ण कटिबंध, जो भूमध्य रेखा के दोनों ओर 23.5 अंश, जो कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य होता है, अक्षांश तक होता है। दूसरा, शीतोष्ण कटिबंध, दोनों गोलार्धों में 23.5 अंश से 66.5 अंश तक शीतोष्ण कटिबंध होता है। तीसरा, शीत कटिबंध, दोनों गोलार्धों से 66.5 अंश अक्षांश से ध्रुवीय केंद्रों तक शीत कटिबंध होता है। छठवां, कार्बन डाइऑक्साइड गैस वातावरण को गर्म रखने में मदद करती है। सातवां, दिन में पृथ्वी की सतह गर्म होने का कारण सूर्य से आने वाली विकिरण है। आठवां, सूर्य से आने वाली विकिरण सौर्यिक ऊर्जा को ही सूर्य ताप कहा जाता है। नौवां, सूर्य ताप का वह भाग जो बादलों, धूलकणों और धरातल के द्वारा परावर्तित कर दिया जाता है, एल्डिबो कहा जाता है। 10वां, ऊंचाई बढ़ने के साथ तापक्रम कम होता जाता है। इसके अंतर्गत प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 अंश सेंटीग्रेड कम हो जाता है। 11वां, पृथ्वी से सूर्य की निकटतम दूरी उपसौर कहलाती है, जिसे दक्षिणायन भी कहा जाता है। उपसौर की स्थिति 3 जनवरी को होती है। इसका मतलब पृथ्वी और सूर्य की सबसे कम दूरी 3 जनवरी को होती है। 12वां, पृथ्वी से सूर्य की अधिकतम दूरी को अपसौर या उत्तरायण कहा जाता है। अपसौर की स्थिति 4 जुलाई को होती है। इसका मतलब पृथ्वी और सूर्य की अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होती है। महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न, वायुमंडल में ताप का मुख्य स्रोत क्या है? उत्तर, वायुमंडल में ताप का मुख्य स्रोत सूर्य है। सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी पर आती है और वायुमंडल को गर्म करती है। यह ऊर्जा मुख्य रूप से सौर विकिरण के रूप में होती है, जिसमें दृश्य प्रकाश और पराबैंगनी विकिरण शामिल है। ताप के मुख्य स्रोत। पहला, सौर विकिरण। सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी पर आती है और वायुमंडल को गर्म करती है। दूसरा, भूमि की सतह। सूर्य की ऊर्जा से भूमि गर्म होती है और गर्म होने के बाद जो विकिरण परावर्तित होती है, उससे भी वायुमंडल गर्म होता है। तीसरा, जल वाष्प और बादल। जल वाष्प और बादल भी वायुमंडल में ताप को प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में तापन की कौन कौन सी विधियां होती है? उत्तर, वायुमंडल में तापन की मुख्य विधियां निम्नलिखित हैं। पहला, संचरण। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का संचलन एक ठोस वस्तु से दूसरी ठोस वस्तु में सीधे संपर्क के माध्यम से होता है। उदाहरण के लिए, सूर्य के प्रकाश से पृथ्वी की सतह का गर्म होना, जिससे वायुमंडल भी गर्म होता है। दूसरा, संवहन। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा से पृथ्वी की सतह गर्म होती है, जिससे संपर्क में आने वाली हवा भी गर्म होती है। गर्म हवा ऊपर उठती है और ठंडी हवा नीचे आती है। उदाहरण के लिए, सूर्य की ऊर्जा से गर्म हवा ऊपर उठती है और ठंडी हवा उसकी जगह ले लेती है। तीसरा, सूर्य विकिरण। सूर्य से आने वाली प्रकाश वायुमंडल को गर्म करता है। यह सूर्य प्रकाश एवं पराबैंगनी किरणों के रूप में होता है। उदाहरण के लिए, सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी पर विकिरण के रूप में आती है और वायुमंडल को गर्म करती है। चौथा, पृथ्वी से विकिरण। पृथ्वी की प्राप्त सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को अवशोषित करती है और पुनः वायुमंडल को उत्सर्जित कर देती है। इससे वायुमंडल गर्म हो जाता है। उदाहरण के लिए, जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी ग्रीन हाउस गैसें इस विकिरण को अवशोषित करती है, जिससे वायुमंडल में ऊष्मा बनी रहती है। इसे ही ग्रीन हाउस प्रभाव भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह पर सूर्य ताप में भिन्नता के क्या क्या कारण हैं? उत्तर, पृथ्वी की सतह पर सूर्य ताप में भिन्नता के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। पहला, सूर्य किरणों का तिरछापन।
भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, जबकि ध्रुवों पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, जिससे तापमान में भिन्नता पाई जाती है। दूसरा, दिन और रात की अवधि। गर्मियों में लंबे दिन, सर्दियों में छोटे दिन होते हैं, जिससे भी तापमान में अंतर आता है। तीसरा, वायुमंडल की रचना। बादल सूर्य किरणों को परावर्तित कर देता है, जबकि गैसें अवशोषित और परावर्तित करती हैं, जिससे भी तापमान में भिन्नता पाई जाती है। चौथा, पृथ्वी की स्थिति। पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार कक्ष से सूर्य की परिक्रमा करती है, अतः पृथ्वी और सूर्य की दूरी परिवर्तित होती रहती है। जनवरी माह में सूर्य और पृथ्वी की दूरी सबसे कम होती है, जिसे उपसौर भी कहा जाता है, और जुलाई में माह में सूर्य और पृथ्वी की दूरी सबसे अधिक होती है, जिसे अपसौर कहा जाता है। जिससे जनवरी में उत्तरी गोलार्ध में ठंड अधिक पड़ती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी पड़ती है। इसके विपरीत जुलाई माह में उत्तरी गोलार्ध में गर्मी और दक्षिणी गोलार्ध में ठंड अधिक पड़ती है। अगला प्रश्न है, तापमान को नियंत्रित करने वाले कारकों के नाम लिखिए। उत्तर, तापमान को नियंत्रित करने वाले प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं। पहला, भूमध्य रेखा से दूरी। भूमध्य रेखा के पास अधिकतम तापमान होता है। सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, जबकि ध्रुवों की ओर तापमान सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। दूसरा, समुद्र तल से ऊंचाई। ऊंचाई बढ़ने पे तापमान कम होता जाता है, इसलिए पहाड़ों पे तापमान कम होता है। तीसरा, वायुमंडलीय गैसें, जिसे ग्रीन हाउस गैसें भी कहा जाता है। ये गैसें तापमान को नियंत्रित करती है, जैसे ओजोन परत सूर्य की हानिकारक किरणों को अवशोषित करके पृथ्वी को गर्म करती है। चौथा, थल और जल का प्रभाव। भूमि जल की तुलना में अधिक तेजी से गर्म और ठंडी होती है, जबकि जल धीरे धीरे गर्म और ठंडा होता है। पांचवा, मानव गतिविधियां। ग्रीन हाउस गैसें, जिसके अंतर्गत कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन का उत्सर्जन तापमान को बढ़ाता है, जो पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करने में एक कारक की भूमिका निभाता है। अगला प्रश्न है, सौर विकिरण क्या है? पृथ्वी की जलवायु पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर, सूर्य से आने वाली ऊर्जा को सौर विकिरण कहते हैं, जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में पृथ्वी पर आती है। यह ऊर्जा मुख्य रूप से प्रकाश पराबैंगनी किरणों के रूप में होती है। पृथ्वी की जलवायु पर सौर विकिरण का क्या प्रभाव पड़ता है? इसका उत्तर है, पहला, तापमान का निर्धारण। सौर विकिरण पृथ्वी की सतह को गर्म करता है, जिससे तापमान निर्धारित होता है। भूमध्य रेखा के पास अधिक विकिरण मिलता है, जबकि ध्रुवों की ओर कम विकिरण प्राप्त होता है। दूसरा, मौसम और जलवायु का एक पैटर्न। सौर विकिरण के कारण मौसम और जलवायु पैटर्न बदलते रहते हैं। गर्मियों में अधिक विकिरण मिलता है, जिससे अधिक गर्मी, जबकि सर्दियों में कम विकिरण मिलता है, जिससे अधिक ठंड पड़ती है। जल चक्र। सौर विकिरण जल को वाष्प में बदलता है, जिससे जल चक्र चलता है। वाष्पीकरण और संघनन के कारण से बादल और वर्षा बनते हैं और तापमान कम रहता है। अगला, प्रकाश संश्लेषण। सौर विकिरण पौधों के लिए प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। पौधे सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करके भोजन बनाते हैं। पेड़ पौधे वातावरण को ठंडा रखते हैं। पांचवा, वायुमंडलीय प्रभाव। सौर विकिरण वायुमंडलीय गैसों को गर्म करता है, जिससे वायुमंडलीय दबाव और आर्द्रता प्रभावित होती है। ओजोन परत सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी, जिसे अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित करती है। धन्यवाद। और अधिक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल हेल्प डेस्क छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब करिए। ये जानने योग्य बातें और महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, अतः इसे आप लोग अच्छे से पढ़ें और लिखें।